नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज से हम इग्नू के हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल को पढ़ना शुरू कर देंगे, जिसका कोड है BHDLA 137। इस पुस्तक को 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें हर एक खंड में 6-6 इकाइयाँ दी गई है। तो पहले खंड में आपकी ये 6 इकाइयाँ हैं और अगले खंड में भी आपकी 6 इकाइयाँ दी गई है। इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपके खंड 1 की इकाई 1 से करेंगे, जिसमें खंड 1 का नाम है भाषा और संप्रेषण। इसी में 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें इकाई 1 है आपकी संप्रेषण के मूल तत्व। तो पहली इकाई में हम संप्रेषण के बारे में इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। तो देखिए, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल पाठ्यक्रम के पहले खंड की ये पहली इकाई है। इस खंड में संप्रेषण के विविध पक्षों की जानकारी दी जाएगी। यह इकाई इस खंड को समझने का आधार प्रदान करती है। संप्रेषण से संबंधित जिन पक्षों पर इसमें विचार किया गया है, उसमें से कुछ पक्षों का अगली इकाइयों में विस्तार से विवेचन किया जाएगा। इकाई की शुरुआत में ही संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट किया गया है। संप्रेषण बोलकर, लिखकर, शारीरिक हाव भाव आदि के द्वारा संपन्न होता है। संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक संप्रेषण किया जाता है। मनुष्य जो है वह अन्य प्राणियों से इसलिए अलग है कि वह भाषा के माध्यम से समाज से जुड़ता है। व्यक्तिगत ज़रूरत से लेकर मनोरंजन तक की तमाम ज़रूरतें संप्रेषण के जरिए ही पूरी होती है। यही जो है संप्रेषण का प्रयोजन भी है। अच्छा संप्रेषक बनने के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया और संप्रेषण में आने वाली बाधाओं की जानकारी आवश्यक है। आप और हम सुबह से शाम तक परस्पर आपस में संप्रेषण करते रहते हैं। कई बार हम कुछ सुनकर भी सुन नहीं रहे होते हैं। कभी कोई हमारी बात सुनकर नाराज़ हो जाता है, कभी कोई हमारी बात से इतना प्रसन्न हो जाता है कि हमें गले लगा लेता है। वस्तुतः संप्रेषण एक कला है, जो इसमें जितना ही माहिर होगा उससे ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। उसके बाद हर एक क्षण और जीवन भर संप्रेषण की ये प्रक्रिया जारी रहती है। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते चलते हैं। इसके लिए हम अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान, आँख, हाथ और अपने शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करते हैं। भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यहाँ पर वक्ता का अर्थ है बोलने वाला और श्रोता का अर्थ है सुनने वाला। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए आगे हम संप्रेषण के विविध रूपों के बारे में पढ़ते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि मनुष्य अपने सभी क्रियाकलापों से कुछ न कुछ संप्रेषित ही करता है। उसकी आंगिक अभिव्यक्ति बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से संप्रेषण ही है। आइए इन पर अलग अलग विचार किया जाए। सबसे पहले है मौखिक संप्रेषण। ज़्यादातर संप्रेषण बोलकर किया जाता है। भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू होता है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझकर बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने वाले प्रसन्न हो जाए। कबीर जी का यह पत्ता आपने सुना या पढ़ा ही होगा। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। मतलब ऐसी वाणी का प्रयोग जिसमें दूसरे प्रसन्न हो और अपना मन भी प्रसन्न रहे, जीवन की सफलता का रहस्य है। बोलते समय 3 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला है शब्दों और वाक्यों का चुनाव,
दूसरा है आपकी आवाज़ और तीसरा है आपका स्वर। शब्दों और वाक्यों के चुनाव में ये देखा जाता है कि आपने किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है, इसका बड़ा असर पड़ता है। और आपकी आवाज़ से पता चलता है कि आप अपनी बात नम्र आवाज़ में कहते हैं या ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। फिर है स्वर। आप जिस स्वर में बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज़ हैं। इसके अलावा आप जो कुछ भी बोलिए स्पष्ट बोलिए। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपकी बात उस तक पहुंच नहीं पाएगी। अब मौखिक संप्रेषण के बाद आंगिक संप्रेषण की बात करते हैं। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण में सहयोग देते हैं। यह गैर शाब्दिक, आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत जो है वो आपकी वेशभूषा, व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, वो आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगते हैं। आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी की टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वो अधिकारी झुंझलाकर कह ना दे कि जनाब ज़रा सीधे खड़े रहिए। तो आप क्या कर देते हैं कि आप जाने अनजाने में सामने बैठे अधिकारी को अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं। अब उस अधिकारी ने आपसे कहा कि आपने जो फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत की है उसकी मूल प्रति दिखाइए। मूल प्रति निकालने से पहले आपने कंधे उचकाए, मुंह बनाया मानो आप कह रहे हो बड़े आए देखने वाले। आपके इस व्यवहार से आपका बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा यदि आपके पास मूल प्रति ना भी हो और आप विनम्रता से मुस्कुराकर बात करें तो शायद आपका काम हो जाए। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है तो कहते हैं उसकी आंखें हंस रही है। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। अपनी आंखों के जरिए आप सिर्फ खुशी या दुख जाहिर नहीं करते बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। किसी की आंखें नम हो तो हम जान जाते हैं कि वह दुखी है। हाँ, कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं लेकिन उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि आंसू खुशी के हैं या दुख के। फिर बात करते हैं लिखित संप्रेषण की। आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने को पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखकर लिखने से आप अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। इसी स्थिति में संप्रेषण पूरा होता है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्या की, कि लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। फिर बात करते हैं क्यों। विषय तय होने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए कि आप क्यों लिख रहे हैं। फिर बात करते हैं कौन की, कि आपका संदेश प्राप्तकर्ता कौन है, आप किसके लिए अपना संदेश लिख रहे हैं। कौन के बाद बात करते हैं कब की, आप अपने लेखन में दिन और तारीख ज़रूर डालिए। लास्ट में बात करते हैं हम कैसे की। आपके लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा जो है वो पत्र के अनुकूल होनी चाहिए। ये तो होगी वो 5 बातें जो आपके पत्र लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के लेखन से लेखक पाठक तक अपनी बात सही ढंग से पहुंचा पाता है, अर्थात वह संप्रेषण में सफल होता है। अब हम लिखित संप्रेषण के बाद बात करते हैं संचार माध्यम की। संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि जनसंचार माध्यम अपनी माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो जो है, रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम भी संप्रेषण के सशक्त माध्यम हैं।
ये तो हो गए संप्रेषण के विविध रूप। आगे हम बात करते हैं संप्रेषण के प्रयोजन की। संप्रेषण के प्रयोजन का मतलब है कि संप्रेषण की क्या ज़रूरत है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ता है। आइए देखें संप्रेषण मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले है व्यक्तिगत ज़रूरत। देखिए क्या दिया गया है, यह अपने आप में स्पष्ट है। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी ना होने पर उसकी मांग करते हैं। फिर है व्यक्तिगत संबंध। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कैसे हैं आप। इसके अलावा लोग अपनी आँख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरा है सूचना। हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू होता है, जब वह पहली बार पूछता है यह क्या है। सूचना संग्रहण की यह प्रक्रिया आजीवन भर चलती रहती है। फिर उसके बाद है आपस में बातचीत। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरे की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण संपन्न होता है। गप संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजक उदाहरण है। लोगों को गप मारने में बड़ा मज़ा आता है। इसके ज़रिए हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। फिर बात करते हैं आग्रह की। विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। याद कीजिए कि शैम्पू, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि के विज्ञापन में किस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है, उसे कई तरीकों से लुभाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण में ग्राहक की आकांक्षा, इच्छा, लोभ और अन्य व्यक्तिगत कमजोरियों का लाभ उठाया जाता है। फिर लास्ट है मनोरंजन। मनोरंजन भी मनुष्यों की ज़रूरत है। हंसना, हंसाना, दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। इन कारणों से भी संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेषक का मतलब है संदेश भेजने वाला और प्राप्तकर्ता का मतलब है संदेश को प्राप्त करने वाला। तो क्या मतलब हुआ कि संदेश भेजने वाले से लेकर संदेश को प्राप्त करने वाले तक की जो प्रक्रिया होती है उसको ही संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। देखिए आगे दिया गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्व प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। पहला है स्रोत, दूसरा है वक्तृत्व क्षमता। वक्तृत्व क्षमता क्या होता है, बोलने की कला या बोलने की क्षमता। फिर तीसरा है संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। सबसे पहले स्रोत की बात करें तो स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने अनुभव और भाषा का उपयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है। उसके बाद है वक्तृत्व क्षमता। जैसा कि मैंने बताया कि वक्तृत्व क्षमता का मतलब होता है बोलने की क्षमता या बोलने की कला। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए वह अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। उसके बाद है संदेश। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्तियों को संदेश कहते हैं। मतलब कि जो वक्ता है, जो जब वो अपने विचारों को लिखित या मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर रहा है तो उससे संदेश कहेंगे। उसके बाद है माध्यम, कि संदेश किस माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मौखिक संप्रेषण में तो हवा माध्यम होती है। वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंचता है। और लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है जिसे हम आंखों से ग्रहण करते हैं। इसके बाद है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता तो आपको पता ही है, संदेश को प्राप्त करने वाला। वक्ता जिस तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसको प्राप्तकर्ता कहते हैं। उसके बाद है संदेश प्राप्ति। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिल जाएगा या जब वह उस संदेश को विचारों में ढालने लगेगा तो उस प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहेंगे।
अंग्रेजी भाषा में जो है संदेश प्राप्ति को डिकोडिंग भी कहा जाता है। इसके बाद है प्रतिक्रिया। देखिए, वक्ता ने तो श्रोता को संदेश भेज दिया या प्राप्तकर्ता को संदेश भेज दिया। अब प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिल गया, उसके बाद वो कुछ तो जवाब देगा ना। तो जब वो जवाब देगा तो उसी जवाब को हम प्रतिक्रिया कहेंगे कि उसने उसको मिलने वाले संदेश पर कोई प्रतिक्रिया की। ठीक है। इसके बाद है संदर्भ। कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी। और देखना, आप सभी से एक जैसा संप्रेषण नहीं करते हैं। आपका अपने माता पिता से बात करने का तरीका अलग होता है, दोस्तों से बात करने का तरीका अलग होता है, पड़ोसियों से बात करने का तरीका अलग होता है। तो हर परिवेश में संदेश को अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है। अब लास्ट है जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। हमने पढ़ा कि जो वक्ता या संदेश भेजने वाला होता है, उसके जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश को समझने और व्याख्यात करने पर पड़ता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है सफल संप्रेषण। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते। कई बार हम कहते कुछ हैं और सुनने वाला समझ कुछ और लेता है। कई बार इसका मजाक भी बन जाता है। यहाँ हम सफल संप्रेषण की बात कर रहे हैं। वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुँचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है, श्रोता उससे उसी रूप में ग्रहण करता है, तो संप्रेषण सफल माना जाता है। अब आगे है सफल संप्रेषण के अवरोध। अवरोध मतलब बाधा, कि सफल संप्रेषण में बाधा कैसे आती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि वक्ता से श्रोता तक या लेखक से पाठक तक जब संदेश सही रूप में नहीं पहुंच पाता तो संप्रेषण असफल रहता है। इस असफलता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत संदेश, गलत शब्दों का चुनाव, सुनना और समझने में कमी, भाव भंगिमा और बोलने का ढंग। गलत संदेश का मतलब है कि संदेश को सही ढंग से संप्रेषित ना करना और ठीक से उसे समझ ना पाना सफल संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोध है या बाधा है। आपने कई बार देखा होगा जब या तो आप अपनी बात ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाते हो या संदेश को ठीक से समझ नहीं पाते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर संदर्भ स्पष्ट ही ना हो तो संप्रेषण कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए सफल संप्रेषण के लिए संदर्भ और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और प्रयोग किए जाने वाले शब्द सही होने चाहिए। बात करें शब्दों के चुनाव की, तो गलत शब्दों का चुनाव भी आपके संप्रेषण में बाधा बन सकता है। ठीक है। इसके बाद है सुनना और समझना। यदि आप वक्ता को ध्यान से सुनते नहीं हैं या फिर उसके द्वारा कही गई बातों को समझते नहीं हैं तो संप्रेषण में बाधा आती है। कई बार क्या होता है कि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और रहता है और वो अध्यापक के मुंह से निकला एक भी शब्द पकड़ नहीं पाता है। फिर है बोलने का ढंग। आपके बोलने के ढंग से भी संप्रेषण प्रभावित होता है। यदि आप सही बात भी ऊंची आवाज़ में या चिल्लाकर बोलते हैं तो आपके संदेश के गलत संप्रेषण की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी की आवाज़ भारी या कर्कश हो तो भी संप्रेषण बाधित हो सकता है। इसके बाद सफल संप्रेषण के अवरोध का जो लास्ट कारण है वो है भाषा के ज्ञान की कमी। सफल संप्रेषण के लिए यह ज़रूरी है कि वक्ता और श्रोता की भाषा एक हो या वे एक दूसरे की भाषा जानते हो। यदि कोई हिंदी भाषी इंग्लैंड चला जाए और उसे अंग्रेज़ी ना आती हो तो उसके लिए संप्रेषण एक दुस्साध्य कार्य हो जाएगा। इसके बाद आपकी बुक में सारांश में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। इस इकाई में आपने संप्रेषण के विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त की। आप इस इकाई को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखें। इससे आपको अपनी संप्रेषण कला विकसित करने में मदद मिलेगी। संप्रेषण एक संवाद प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच चलती रहती है। इसमें जवाब या प्रतिक्रिया की विशेष भूमिका होती है। इसमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि अपेक्षित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी और वास्तविक प्रक्रिया क्या हुई। इससे यह भी पता चलता है कि संप्रेषण निरंतर चलती रहने वाली प्रतिक्रिया है। आमतौर पर प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के रूप में संप्रेषण पूरा होता है, परंतु सफल संप्रेषण की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके बाद दिया गया है कि यदि अपेक्षित और वास्तविक प्रतिक्रिया में समानता है तो संप्रेषण सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये तो हो गई हमारी पहली इकाई आज ख़त्म। अब मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलती हूँ, जिसमें मैं आपकी दूसरी इकाई लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।